इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल को, जेमी और लीसा। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तभी डोर बेल बजती है और जेमी दरवाजा खोलकर देखता है। बाहर कोई नहीं होता, लेकिन जेमी के नाम का एक पार्सल रखा हुआ होता है और जेमी उस पार्सल को अंदर ले आता है। उस पार्सल में भेजने वाले का नाम नहीं होता। फिर वो दोनों उस पार्सल को खोलकर देखते हैं। उसमें एक अजीब सा पपेट होता है। लीसा उस पपेट को देखकर खुश होती है और कहती है कि इस पपेट को देखकर मुझे बचपन की एक कहानी याद आ गई, जिसमें मैरी शॉ नाम की एक डरावनी औरत के पास बहुत सारे पपेट थे। फिर जेमी बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना लेने जाता है और दूसरी तरफ लीसा उस पपेट को उठाकर बेड पर रखती है और एक कपड़े से ढक देती है और फिर उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और वो सोचती है कि जेमी घर वापस आ चुका है। फिर वो वहां जाकर देखती है तो म्यूजिक अजीब तरीके से बजते हुए बंद हो जाता है और घड़ी की टिक टिक भी अजीब तरीके से बंद होती है। फिर लीसा को एक अजीब सी आवाज आती है और वो उस पपेट के पास जाती है। जैसे ही लीसा उस पपेट से वो कपड़ा उठाने वाली होती है, वो कपड़ा अचानक उड़कर लीसा के ऊपर आ जाता है और किसी तरह से उसे हर्ट करने लगता है। लीसा अचानक उड़कर वहां से दूर दरवाजे के पास गिरती है। उसे खून की उल्टी होती है और वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है तो कोई ताकत उसे वापस कमरे में खींच लेती है और उसे मार डालती है। दूसरी तरफ जेमी घर वापस आ चुका है। वो लीसा को आवाज लगाता है पर कोई जवाब न मिलने पर वो कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि जमीन पर खून पड़ा हुआ है। वो ये देखकर घबरा जाता है और कमरे में जाकर देखता है कि बिस्तर पर कुछ सफेद चादर से ढका हुआ है। जैसे ही वो चादर हटाता है तो उसे दिखाई देता है उसकी पत्नी लीसा का भयानक चेहरा और जेमी पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसकी पत्नी लीसा की आश्चर्यजनक तरीके से मौत हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस लीसा की लाश को बाहर ले जा रही होती है और यहीं पर हम देखते हैं एक पुलिस वाले को जिसका नाम डेट लिप्टन है। वो अपनी कोवर्कर से बात कर रहा होता है क्योंकि उसे शक होता है कि जेमी ने ही अपनी बीवी को मारा है। फिर डेट जेमी से कहता है कि तुम्हारे घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले हैं और तुम ही ने अपनी पत्नी को आखिरी बार देखा है, इससे तुम फंस सकते हो। फिर जेमी कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम्हें उस पैकेज को भी गौर से देखना चाहिए जो हमारे घर पर आया था। डेट जेमी से पूछता है कि उस पुतले का तुम्हारी बीवी के कत्ल से क्या ताल्लुक है। जेमी उसे बताता है कि उसके शहर में ऐसे पुतले को मनहूस माना जाता है और लोगों का मानना है कि अगर ये पुतला हमारे आसपास है तो किसी की मौत भी हो सकती है। फिर जेमी अपने घर जाता है। हम देखते हैं कि पुलिस ने उस कमरे को सील कर रखा है जहां पर लीसा की मौत हुई थी। फिर जेमी की नजर उस पुतले पर पड़ती है और वो उसे ले आता है। फिर वो उस बक्से की जांच करने लगता है जिसमें वो पुतला आया था और उसे पता चलता है कि वो पुतला मैरी शॉ के पुतलों में से एक है। फिर वो उस पुतले को लेकर वहां से बहुत दूर अपने पिता के घर पर जाता है और वहां पर वो मिलता है अपनी सौतेली माँ एला से। एला जेमी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जेमी उसे देखकर कॉन्फ्यूज होता है क्योंकि वो उससे पहली बार मिल रहा होता है। फिर जेमी अंदर आता है और अपने पिता की आवाज सुनकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है। फिर वो देखता है कि उसके पिता व्हील चेयर पर हैं। जेमी पूछता है कि क्या हुआ इन्हें, तो एला बताती है कि 2 महीने पहले इन्हें स्ट्रोक आया था। फिर जेमी मैरी शॉ के उस कहानी के बारे में पूछता है तो एला कहती है कि वो कहानी सिर्फ बच्चों को काबू में रखने के लिए बनाई गई थी और उसका पिता कहता है कि हम छोटे शहर में रहते हैं और छोटे शहरों में अंधविश्वास का होना बहुत ही आम बात है। फिर जेमी कहता है कि मुझे फ्यूनरल का इंतजाम करना है और वहाँ से जाने लगता है। एला जेमी से आज रात वहाँ रुकने को कहती है, लेकिन वो चला जाता है। फिर जेमी एक आदमी हेनरी के पास जाता है जिसका फ्यूनरल की व्यवस्था करवाने का काम होता है और हेनरी जेमी से कहता है कि पुलिस का काम खत्म होने के बाद आज रात मैं लीसा की बॉडी ले आऊंगा। फिर जेमी वहां से निकलकर एक होटल में आता है। वो अपनी बीवी लीसा को बहुत मिस कर रहा होता है और फिर वो थोड़ी देर बाद सोने चला जाता है और फिर हम देखते हैं उस पुतले की आंखें जेमी की तरफ घूम जाती है। उसकी आवाज से जेमी की नींद खुलती है और जेमी देखता है कि वो पुतला उसके सामने खड़ा होता है और जेमी घबराकर उठ खड़ा होता है और देखता है कि वो पुतला वापस सोफे पर होता है। फिर जेमी को खिड़की के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। पर्दे के पीछे उसे एक भयानक चेहरा दिखाई देता है और वो डरकर लाइट्स ऑन करता है और देखता है कि वहां पर उस पुतले के अलावा कोई नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि हेनरी लीसा की बॉडी को अपने घर पर लेकर आ चुका है। हेनरी बैग खोलकर लीसा की बॉडी को देखता है तो वो भी घबरा जाता है। फिर हेनरी अपनी पत्नी मैरियन को ढूंढने लगता है और उसकी बीवी मैरियन एक तहखाने जैसी जगह पर छुपी हुई होती है और अंदर बैठकर बड़बड़ा रही होती है। फिर हेनरी उसे वहां से बाहर निकालता है। फिर हेनरी कैमरा उठाता है और लीसा के भयानक चेहरे की तस्वीर लेता है और फिर हम जो अगला सीन देखते हैं वो लीसा की फ्यूनरल का होता है। कुछ देर बाद जेमी को जंगल की तरफ कोई जाते हुए दिखाई देता है। जेमी वहां जाकर देखता है तो वो हेनरी की बीवी मैरियन होती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी को मैरी शॉ ने मारा है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और मैरियन को वहाँ से ले जाता है। फिर जेमी की नजर एक कब्र पर पड़ती है
और वो कब्र मैरी शॉ की होती है। फिर जेमी उसी होटल के कमरे में आता है और उस पुतले को उठाकर देखने लगता है और उसे पता चलता है कि उस पुतले का नाम बिली है। फिर जेमी उस पुतले को लेकर उसी कब्रिस्तान में जाता है और उसे वहाँ पर बिली की कब्र दिखाई देती है। फिर वो उस कब्र को खोदने लगता है। जेमी देखता है कि उस कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर वो उस पुतले को उस कब्र में डालता है और जैसे ही कॉफिन बंद करने वाला होता है तो उस पुतले की गर्दन घूमती है। कॉफिन बंद करने के बाद जेमी जाकर अपनी कार में बैठता है। तभी जेमी को वहाँ पर कुछ अलौकिक होने का एहसास होता है और वो घबरा जाता है। वो पुतला जेमी को उसकी कार के बाहर खड़ा हुआ दिखता है और जेमी घबरा कर जल्दी से कार से बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता और जेमी वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमी जैसे ही नहाकर बाहर आता है तो वो पुतला उसके सामने होता है और वो घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला डेट लिप्टन भी वहीं पर होता है। इसका मतलब कि वही उस पुतले को वापस लेकर आया है। डेट जेमी से कहता है कि इस पुतले को क्यों दफनाया था, तो जेमी कहता है कि ये उसी कब्रिस्तान से आया था तो उसे वहीं रख दिया। डेट कहता है कि क्या ये कब्रिस्तान से है, तो जेमी उसे मैरी शॉ की वो कहानी सुनाता है और कहता है कि मैरी शॉ को उसके पुतलों के साथ दफनाया गया था और अगर आप कभी भी उसे देखते हैं तो आपको चीखना नहीं है वरना मारे जाएंगे। डेट को जेमी की बातें मजाक लगती है। जेमी कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे ये पुतला भेजने वाला या तो हत्यारा है या फिर हत्यारे को जानता है। डेट जाने लगता है और अपने साथ उस पुतले को भी ले जाता है। फिर जेमी देखता है कि डेट उसके बगल वाले कमरे में ही रुका हुआ है। अगली सुबह डेट अपनी कार लेकर निकल जाता है और जेमी उसके कमरे के अंदर जाता है। फिर जेमी उस पुतले को लेकर मैरियन के पास जाता है। जेमी उससे मैरी शॉ के बारे में पूछता है और तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और वो जेमी से कहता है कि इस पुतले को तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए और कहता है ये मैरी शॉ का पुतला है। जेमी अपनी बीवी के कातिल को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगता है। फिर हेनरी जेमी को अपने बचपन की कहानी बताता है और बताता है कि उस टाइम पर एक गुइंग नॉल नाम का थिएटर खोला गया था और हेनरी वहाँ पर सिर्फ एक बार गया था जहाँ पर मैरी शॉ अपना पपेट शो दिखा रही होती है। फिर वो हेनरी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि अपनी सीट के नीचे देखो, तो वो पुतला बिली उसकी सीट के नीचे ही होता है। फिर हेनरी उसे वो पुतला ले जाकर देता है। फिर मैरी शॉ अपना पपेट शो दिखा ही रही होती है, तभी दर्शकों में से एक बच्चा कहता है कि मैंने देखा कि आपकी होंठ हिल रही है। उस बच्चे का नाम माइकल रहता है। फिर मैरी शॉ अपनी पपेट कला का लाजवाब प्रदर्शन करती है जहाँ पर मैरी और बिली दोनों एक साथ बोल रहे होते हैं और जनता ये देखकर बहुत खुश होती है। मैरी शॉ की नजर उस बच्चे माइकल पर रहती है और वो उससे कहती है कि बताओ अब कौन पुतला है। कुछ हफ्तों बाद वो बच्चा माइकल गायब हो गया और हेनरी को हमेशा लगता था कि इसमें मैरी शॉ का हाथ था और कुछ दिनों बाद मैरी शॉ की हत्या कर दी गई और किसी को पता नहीं चला कि किसने की। मैरी शॉ ने अपनी वसीयत में कहा कि उसके पुतलों को उन्हीं के साथ दफनाया जाए क्योंकि वो उन्हें अपने बच्चे मानती थी। वो पूरे 101 पुतले थे। फिर मैरी शॉ की लाश हेनरी के पिता के मुर्दा घर में लाई गई ताकि वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सके जो कि खुद एक पुतला बनना था। हेनरी कॉफिन पर चढ़कर उसकी लाश को देख रहा होता है। तभी कॉफिन पलट जाती है और उसकी लाश हेनरी के सामने गिरती है। हेनरी घबराकर पीछे जाता है तो देखते ही देखते मैरी शॉ की लाश गायब हो जाती है और फिर वो देखता है कि मैरी शॉ उसके सामने खड़ी होती है। तभी वहाँ हेनरी के पिता आ जाते हैं। उसकी लाश को दफनाने के बाद शहर में तांडव शुरू हो गया। परिवार मरने लगे और सभी की जीभ कटी हुई थी, यहाँ तक कि उनकी पुरानी तस्वीरों में भी उनकी जीभ कटी हुई थी। हेनरी कहता है इस शहर में मैरी शॉ का नाम कोई नहीं लेता क्योंकि सब जानते हैं वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक चीखें ना बंद हो जाए। फिर जेमी उस थिएटर के लिए निकलता है जहाँ मैरी शॉ अपना शो दिखाया करती थी। वो वहाँ पर पहुँचता है और बोट की मदद से अंदर जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पुलिस वाला डेट लिप्टन मैरी शॉ की कब्र खोद रहा होता है। वो थिएटर अब खंडहर हो चुका है। फिर जेमी अंदर जाता है और उसे एक किताब मिलती है जिसमें पपेट्स बनाने का तरीका लिखा होता है। फिर जेमी को आईने में कोई दिखता है और वो घूम कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर जेमी उस थिएटर से बाहर निकल जाता है और फिर हम देखते हैं कि हेनरी को उसकी बीवी मैरियन की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि दो लोग बात कर रहे हों। फिर हेनरी जाकर देखता है कि मैरियन उस पुतले से बात कर रही होती है। फिर हेनरी उस पुतले को उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे असली जगह पर पहुंचा दूंगा। फिर हेनरी उस पुतले को एक जगह पर रखता है और फिर एक फावड़ा उठाता है। फिर उसे उसी तहखाने वाली जगह से मैरियन की आवाज आने लगती है तो वो जाकर देखता है और वो पुतला हेनरी को देख रहा होता है। हेनरी उस जगह पर घुस जाता है और उस तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि मैरियन वहां अंदर नहीं है और वो घबरा जाता है और मैरियन से उस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। तभी उसे आवाज आती है, हेलो हेनरी।
और जैसे ही हेनरी मुड़कर देखता है तो मैरी शॉ उसके सामने होती है और वो उसे देखकर चीख उठता है और मैरी शॉ देखते ही देखते एक ही झटके में उसका जीभ निकाल लेती है। और फिर दिखाया जाता है एक भयानक दृश्य जहाँ पर मैरी शॉ की बहुत सारी जीभें होती है और वो हेनरी की जीभ भी उसमें जोड़ रही होती है और फिर वो हेनरी को मार डालती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमी अपने पिता के घर पर जाता है। वो पूछता है कि उस समय गुमशुदा हुए बच्चे माइकल और हमारे परिवार का मैरी शॉ के साथ में क्या संबंध है। फिर उसका पिता उसे बताता है कि माइकल उसके दादा का भाई था और उसे गुमशुदा करने का शक मैरी शॉ पर होने के कारण उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी और उसकी जीभ काट दी और फिर वो अपना बदला लेने वापस आ गई। एक के बाद एक सबको मार डाला और सबकी जुबान कटी हुई मिली और वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। और जेमी कहता है कि मैं ये सब खत्म कर दूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और जेमी जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वो पुलिस वाला वहाँ आया हुआ है। वो पुलिस वाला जेमी पर कब्र खोदकर लाशों को निकालने का इल्जाम लगाता है। तभी एला वहाँ पर आती है और जेमी से कहती है कि तुम्हारे लिए फोन कॉल है। उस फोन कॉल पर हेनरी की आवाज होती है और वो जेमी से कहता है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि तुमने अपनी बीवी को नहीं मारा और मुझे उस पुराने थिएटर पर मिलो। वो पुलिस वाला जेमी को पुलिस स्टेशन ले जाने वाला होता है। तभी जेमी उसे धक्का मारकर गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जेमी उस थिएटर में पहुंचता है और वो पुलिस वाला भी गन लेकर उसके पीछे जाता है। जेमी अंदर पहुंचकर हेनरी को आवाज लगाता है। फिर जेमी को हेनरी की आवाज सुनाई देती है और वो आगे बढ़ता है। जेमी एक कमरे में पहुंचता है और तभी वो पुलिस वाला भी वहां पहुंच जाता है। पुलिस वाला कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। तभी उन दोनों को हेनरी की आवाज आती है। फिर जेमी आगे बढ़ता है और पुलिस वाले से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए चीखना नहीं है। पुलिस वाला एक पुतला उठाकर फेंकता है जो कि एक बड़े पर्दे से टकराता है और पर्दा खुल जाता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे पुतले रखे होते हैं। वहाँ पर 101 पुतलों में से कुल 100 पुतले रखे होते हैं सिवाय एक के, बिली। और वहीं पर लाल कपड़े से कुछ ढका हुआ होता है। जेमी उस कपड़े को हटाता है तो देखता है कि एक पुतला है। पुलिस वाला उस पुतले को देखकर कहता है ये कोई पुतला नहीं बल्कि एक लड़का है जिसे पुतला बनाया जा रहा था। और अचानक सभी पुतलों के गर्दन एक ही दिशा में घूम जाते हैं। उस दिशा में कुर्सी पर एक जोकर वाला पुतला बैठा होता है। पुलिस वाला कहता है कौन है वहाँ, सामने आओ। और जेमी कहता है क्या चाहती हो तुम। तो मैरी शॉ की आवाज आती है और वो कहती है कि मैं उन सबको चुप कराऊंगी जिन्होंने मुझे चुप कराया था। और हम देखते हैं कि मैरी शॉ ने उस गुमशुदा बच्चे माइकल का भी पुतला बना रखा होता है जो कि वही पुतला होता है। जेमी उससे कहता है कि तुमने लीसा को क्यों मारा, उसकी क्या गलती थी। तो वो जेमी को अपने पास बुलाती है और जेमी उसके नजदीक जाता है। फिर वो कहती है तुम आखिरी नहीं थे, तुम्हारा वारिस उसके पेट में था। फिर लंबी जीभ निकालकर जेमी का गाल चाटती है और जेमी घबराकर वहां से हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस पुतले के पीछे मैरी शॉ खड़ी होती है। फिर पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है और वो गायब हो जाती है और सारे पुतले एक के बाद एक इवल होते जाते हैं और पुलिस वाला उन्हें एक के बाद एक गोली मार रहा होता है। जेमी कहता है कि वो पुतलों में जी रही है। जेमी लालटेन फेंक कर वहाँ पर आग लगा देता है और फिर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और मैरी शॉ उनके पीछे आ रही होती है। तभी पुलिस वाला भागते हुए एक ब्रिज से गिर जाता है और चीखते हुए गिरने की वजह से मैरी शॉ उसका जीभ निकाल लेती है और उसे मार डालती है। फिर मैरी शॉ जेमी के सामने आती है और जेमी भी ब्रिज से गिर जाता है लेकिन वो अपना मुंह ढक लेता है और वो फ्लोर तोड़कर पानी में गिर जाता है। फिर वो किसी तरह पानी के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी कार में बैठता है और उसे याद आता है कि एक पुतला बिली बाकी रह गया है। वो हेनरी के घर पर जाता है और उसे पता चलता है कि मैरी शॉ ने हेनरी को मार दिया है। मैरियन जेमी को बताती है कि उसके पिता उस पुतले को ले गए हैं। फिर जेमी अपने पिता के घर जाता है। जेमी को वहाँ वो पुतला मिलता है और अचानक मैरी शॉ उसके सामने आ जाती है। वो उसे मारने ही वाली होती है तभी जेमी उस पुतले को आग में डाल देता है और मैरी शॉ चीखते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जेमी देखता है कि उसके पिता व्हील चेयर पर बैठे हुए होते हैं और वो उनके पास जाता है। फिर वो उन्हें बेजान देखकर घबरा जाता है। फिर वो उनके पीछे जाकर देखता है तो उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है और सब कुछ उसके समझ आ जाता है कि मैरी शॉ ने उसके पिता को पहले ही पुतला बना रखा था और कैसे एला बनकर उन्हें कंट्रोल कर रही थी। फिर मैरी शॉ एला के रूप में जेमी के सामने आती है और पूछती है कि आप बताओ कौन है पुतला, और जेमी डरकर जोर से चीखता है। फिर मैरी शॉ उसका जीभ निकालकर उसे मार डालती है